इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसके प्रीवियस हमने एंजाइम की एक्टिविटी को देखा था कि किस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट से ऐड होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आज हम यहाँ पर कुछ एंजाइम्स ऐसे देखने वाले हैं जो वर्क है या जो एफिशिएंसी है किसकी, एंजाइम्स की, उनको अफेक्ट करता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स के जो ये स्ट्रक्चर है उनका कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर दें तो उनके स्ट्रक्चर्स में चेंज आ सकता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, पीएच, चेंज ऑफ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एंड बाइंड द स्पेसिफिक केमिकल्स। सो ये सारी चीज़ें अगर हम चेंज कर दें, मतलब टेम्परेचर चेंज कर दें, पीएच चेंज कर दें, ऑल्सो जो सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन है उसमें अगर हम चेंज कर देते हैं तो कुछ ऐसे जो इफ़ेक्ट है या फिर जो एफिशिएंसी है एंजाइम्स का, उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। सो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर एंड पीएच। सो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स के लिए एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच, एंजाइम को फंक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेंज टेम्परेचर का और पीएच का ज़रूरी होता है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा हार्ड होगी या पीएच बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तब भी एंजाइम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम या पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तब भी एंजाइम वर्क नहीं कर पाएंगे। सो एक मीडियम रेंज या फिर एक जो रेंज डिसाइडेड है, एक ऑप्टिमम वैल्यू जो डिसाइडेड है, उस वैल्यू तक का जो रेंज है उसी में एंजाइम एक्टिव रहते हैं। उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे और ना ही लेस टेम्परेचर पर। ये जो हाईएस्ट एक्टिविटी, मतलब एंजाइम्स अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी जो शो करते हैं वो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर और जिस पर्टिकुलर पीएच पर अपना हाईएस्ट एक्टिविटी शो करते हैं, उस हाईएस्ट एक्टिविटी वाले पॉइंट को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं और ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। दैट मीन्स कोई अगर एंजाइम है, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस पर ये अपना ऑप्टिमम है, हाईएस्ट एक्टिविटी शो कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। एक्टिविटी डिक्लाइंस, एक्टिविटी कम हो जाती है अगर हम बिलो जाएं या अबव जाएं। ऑप्टिमम वैल्यू के ऊपर आप जब जाएंगे तभी टेम्परेचर का जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा एंजाइम का, और साथ साथ अगर आप नीचे भी जाते हो, इसके मतलब टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, पीएच कम करते जा रहे हैं, तब भी जो उसका वर्क है वो डिक्लाइन हो जाता है, कम होने लगता है। लो टेम्परेचर पर क्या होगा, जो एंजाइम्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं, प्रिजर्व इन द सेंस इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। जब तक आप उनको प्रॉपर उनके टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएंगे, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, उनका जो वर्क है वो स्टॉप हो जाता है। एंड वही दूसरी तरीके से अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन्स यहाँ जो कि प्रोटीन्स है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो उस दौरान जो उसका वर्क है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, एंजाइम यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर ये आप दो यहाँ पर चार्ट बनाए गए, आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, पीएच, ये टेम्परेचर, और ये एंजाइम एक्टिविटी, किस तरीके से एंजाइम एक्टिविटी करता है। तो स्टार्टिंग में हम एक पीएच देना स्टार्ट करते हैं और जैसे हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो कर रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। अब इस ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा अगर आप उसे पीएच देना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। यही सेम कंडीशन टेम्परेचर के साथ होती है। जब हम टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं तो वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुँचने पर अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करता है, और उसके बाद अगर हम और टेम्परेचर से देने लगेंगे तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर का और पीएच का इफेक्ट पड़ता है ऑन द एंजाइम्स। नेक्स्ट, कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जो हमारे पास सबस्ट्रेट है उसका कंसनट्रेशन कैसा है। अगर सबस्ट्रेट का हम कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन और इंक्रीज़ करते हैं तो जो उसकी विस्कोसिटी है वो स्टार्टिंग में, वेलोसिटी जो वहाँ पर है वो स्टार्टिंग में एंजाइम के जो वर्क करने की जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में तो राइज अप होती है, लेकिन एक जो रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर रेंज के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद जो रिएक्शन है वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गई, जिसे हम वी मैक्स बोल रहे हैं। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एंजाइम्स के वो अब क्या हो चुके हैं, सारे वर्क कर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब आप और ज़्यादा उसका कंसनट्रेशन राइज अप करेंगे और उसका कंसनट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो उससे
कोई भी वर्क या फिर कोई भी ज़्यादा वैल्यू आपको वहाँ पर होते हुए नहीं मिलेगी। इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये है क्या है, एक सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम में, ये सबस्ट्रेट है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे थे एक नॉर्मल कंसंट्रेशन पर, ये आपस में रिएक्शन कर रहे थे। आपने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अब ये इसके साथ भी रिएक्शन करेगा और एक और सबस्ट्रेट आ गया वो उसके साथ भी करेगा। अब आपने और बढ़ा दिया कंसंट्रेशन, तो वो अब उसके साथ भी करेगा। तो एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये जो सब एंजाइम है वो जितना रिएक्शन कर सकता था वो ख़त्म हो चुका है, रिएक्शन का जो एंजाइम की जो रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी है जुड़ने की, वो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो आफ्टर दैट आप कितना भी कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज़ करते रहिए या कंसंट्रेशन आप बढ़ाते रहिए, वो देन फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है। ये इसीलिए होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर हमारी बॉडी एंजाइम्स बेसिकली रिलीज़ होते हैं वो कुछ अमाउंट होता है उनका, वो उसी अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। और अगर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारे मॉलिक्यूल सैचुरेटेड हो गए। सैचुरेटेड दैट मीन्स कि जितने भी सबस्ट्रेट हैं उन सब के लिए जितना भी एंजाइम्स वहाँ पर थे वो सारे यूटिलाइज हो चुके हैं, सेचुरेशन वाली स्टेज आ चुकी है। अब अगर आप कोई भी और न्यू एंजाइम्स या न्यू मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड भी करोगे तो कोई फ्री एंजाइम तो है ही नहीं, और अगर फ्री एंजाइम्स होंगे ही नहीं, फ्री एंजाइम्स वहाँ पर नहीं है, तो वो किसी भी न्यू सबस्ट्रेट से बाउंड नहीं होंगे, और सबस्ट्रेट से बाउंड होंगे ही नहीं तो कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर जहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स जो कि यूज़ हो गए एंजाइम्स के, अब और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं है, तो वहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। एक्टिविटी जो है एंजाइम्स की वो बहुत सेंसिटिव होती है, दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स से स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स ही बाइंड होते हैं। ऐसा नहीं होता कभी कि एंजाइम्स हैं हमारे पास और केमिकल्स हैं तो आप किसी भी केमिकल्स में किसी भी एंजाइम को बाउंड कर सकते हैं, नहीं, स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो कुछ जो एंजाइम से बाउंड होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं कुछ जो एक्टिविटी है इस रिएक्शन की उसको स्टॉप ऑफ कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। दैट मीन जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि एंजाइम्स हैं उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइज होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक केमिकल्स है और उसी से वो आपस में रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे एंजाइम्स हों जो कि केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर रोक देते हैं धीरे धीरे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनिबिशन। और इसे और जो जिस एंजाइम की वजह से उसे वो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनिबिटर। दैट मीन्स यहाँ पर अब क्या हो गई है, प्रोसेस स्टार्ट। दैट मीन्स जो पहले से स्टार्ट एक प्रोसेस थी जो वर्क कर रही थी, जहाँ पर एक केमिकल रिएक्साइड है उस पर एक एंजाइम आकर अटैच होता जा रहा है बाय देयर केमिकल बॉन्डिंग, बट जब एक ऐसा केमिकल आकर यहाँ पर अटैच हो जाए जो कि इसकी एक्टिविटी को, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको वो ख़त्म कर देता है या फिर धीरे धीरे स्लो अप करने लगता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशंस। और ये जो प्रोसेस है जिस एंजाइम्स के द्वारा यहाँ पर होती है, जिस केमिकल्स के द्वारा यहाँ पर होती है, जिस केमिकल के द्वारा यहाँ पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। जब कोई इनहिबिटर जो है वो क्लोजली रिसेंबल करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट्स के साथ, तो ऐसा जो मॉलिक्यूल्स है और वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा। मतलब इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स कुछ ऐसे सबस्ट्रेट की तरह ही वाले ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, दैट मीन्स जो वर्क और जो फंक्शन इस सबस्ट्रेट का, जो स्ट्रक्चर इस सबस्ट्रेट का है, वैसे ही कुछ और वैसे ही सेम फंक्शन वाले आपको वहाँ पर इनहिबिटर्स दिखाई देंगे। और ये इनहिबिटर्स ही इसी एंजाइम की एक्टिविटी को कंप्लीट क्या करते हैं, रोक देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यानी सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ होती है। जितने मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे उतने ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट्स के साथ एक कॉम्पिटिशन का, सबस्ट्रेट कॉम्पिटिशन इन द सेंस कि एंजाइम्स तो बेसिकली किससे जुड़ने चाहिए, सबस्ट्रेट के साथ वो जुड़ने चाहिए। लेकिन अगर उस सबस्ट्रेट की जगह ये इनहिबिटर अगर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो ये इनहिबिटर्स क्या कर देता है, फिर एंजाइम को इनएक्टिव बना देता है। और एंजाइम जैसे ही इनएक्टिव हो जाते हैं और जो पर्टिकुलर
एंजाइम है, यानी पर्टिकुलर एंजाइम को जिस सबस्ट्रेट इसके साथ जोड़ना चाहिए था बट वो इसके साथ नहीं जुड़ा, जो उसी से मिलता जुलता जो एक और इनहिबिटर है, जब वो उसके साथ बाइंड हो जाता है तो उसकी एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाएगी? बिकॉज यहाँ पर जब आ रहा था एंजाइम तो उनके बॉन्ड्स आपस में मिल रहे थे, पर यहाँ तो कोई भी बॉन्ड आपस में नहीं मिलेगा क्योंकि अलग अलग है वो, तो वो क्या हो जाएगा, फिर एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को डिक्लाइन कर देता है, कम कर दे देता है। धीरे 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 से जो सबस्ट्रेट है वो उससे बाउंड नहीं होगा और एंजाइम का एक्शन जो अभी आपने देख रहे थे वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इनहिबिशन ऑफ सक्सेसिन हाइड्रोजिनेस, यानी सक्सेनिस का क्या नाम है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस। सक्सेनिस डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है और ये किससे अटैच होता है, ये अटैच होता है सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है उससे सक्सिनेट के साथ। लेकिन सबस्ट्रेट जो यहाँ पर है उसी के जैसा क्लोजली रिसेंबल रखता हुआ एक और इनहिबिटर आ जाता है जिसे हम, जिसका यहाँ पे क्या नाम दिया है, मोल्टनेट। मोल्टनेट क्या है, ये इनहिबिटर है और एंजाइम्स जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस है इसकी जो वर्क है इसे डिक्लाइन कर देता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट की जगह ये जाकर इससे अटैच हो जाएंगे और जैसे इनसे अटैच हो जाएंगे तो इसका जो वर्क है धीरे धीरे डिक्लाइन होते रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। बैक्टीरियल पैथोजेंस क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में एक्टिव सेल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करने लगते हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसे केमिकल्स उनसे देते हैं कि जब वो पैथोजन उस पर्टिकुलर केमिकल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस पैथोजन की रिएक्टिविटी डिक्लाइन होने लगती है। तो इस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसको यूज़ किया जाता है बाय द कंट्रोल ऑफ फॉर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। सो जैसे कि अभी हमने 1000 ऑफ एंजाइम को डिस्कवर किया है, उन्हें आइसोलेट कर लिया, उनके बारे में स्टडीज़ कर ली। बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम्स हैं जिन्हें इनके बहुत ग्रुप्स में अकॉर्डिंग देयर रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन और कैटलिस्ट, सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड देयर कैटलाइज, उन्हें कुछ रिएक्शंस में कैटलाइज किया। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। 6 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है और इन क्लासेस में 4 to 13 सब क्लासेस होती हैं और इनको जो नेम दिया गया है अकॉर्डिंग द 4 डिजिट नंबर इन्हें नेम दिए। फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेस या फिर डिहाइड्रोजिनेस। ऐसे एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं कैटलिस्ट में ऑक्सीडो रिडक्शन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों प्रोसेस जब एक साथ हो रही होती है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जो रिडक्शन करने का काम और ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं। रिडक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, रिड्यूस करवाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहा है इसलिए उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा होता है। एंड ये कहाँ पे जाएगा, जो नेक्स्ट यहाँ पर एस्टेस सब्सट्रैक्ट लगाया हुआ है इसको और ऑक्सीजन मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। तो एक सबस्ट्रेट में क्या होगा, रिडक्शन, और नेक्स्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके के जो एंजाइम्स हैं इन्हें हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसफरेज एंजाइम्स एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है जो एक सबस्ट्रेट्स के साथ बाउंड करते हैं, एक सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होते हैं एंड आफ्टर द रिएक्शन वो उस दूसरे सबस्ट्रेट्स के साथ बाउंड होते हुए दिखाई देंगे, मतलब ट्रांसफरेज जाते हैं। पहले वो इस सबस्ट्रेट के साथ आपको दिखाई देते वो ग्रुप, अब वो क्या है, इस सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पर अटैच हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रांसफरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस करते हैं। हाइड्रोलिसिस किसका करते हैं, एस्टर का, एथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक्स एंड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हैलाइड बॉन्ड है या पीएन जो बॉन्ड होता है इनके बीच में हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं, वाटर ऐड होगा और वाटर ऐड होने पर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लाइगेज ऐसा एंजाइम है जो कि जिसमें जो ग्रुप वहाँ पर अटैच है, एक फंक्शनल ग्रुप जो वहाँ पर अटैच है वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, हट जाता है, देन हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो जाती है जिससे जो भी ये क्या करेंगे, अगर ये दो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अगर ये OH और ये H है तो ये आपस में अटैच होकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और बिकॉज इस कार्बन की ये वैलेंसी भी खाली, इस कार्बन की वैलेंसी खाली हुई है, दोनों कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है, वो आपस में ऐड होकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऐसे कैटलिस्ट जिनकी प्रेजेंस में जो ग्रुप वहाँ पर लगे हैं एज अ सबस्ट्रेट, उन ग्रुप से
वो अलग हो जाएंगे और वो अलग हो जाने के बाद अलग फॉर्मेशन बना लेते हैं एंड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट सम एंजाइम्स, जैसे कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इंटर कन्वर्जन करते हैं। इंटर कन्वर्जन करने के बाद, जैसे इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे, फॉर एन ऑप्टिकल इंटर कन्वर्जन, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक ये कार्बन है, एट दैट साइड यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी। अगर अब क्या हो जाए, ये इंटर कन्वर्जन कर ले, इंटर कन्वर्जन दैट मीन्स अब इस साइड जहाँ पर ए लगा था यहाँ पर अब सी लगा है, इस साइड जहाँ बी था वहाँ पर अब डी लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या था, सी था तो यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या था, डी था तो वहाँ पर क्या आ गया, बी। इस तरीके से क्या हो गया कि एंजाइम आपस में इन्वर्टेड हो गए। तो ऐसी कुछ पोजीशंस होती हैं। ऑल्सो उनके ज्योमेट्री में चेंज आ जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाती है, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ था, कोई ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। पोजिशनल आइसोमर में क्या होता है, जो ये ग्रुप यहाँ पर अटैच है वो इस कार्बन से रिलीज होकर किसी और कार्बन या किसी और ग्रुप के पास जाकर अटैच हो जाता है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म के प्रोसेस के थ्रू भी क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन चेंजेस होते हैं जिसमें एंजाइम का रोल होता है। ऑल्सो लाइगेज कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि दो कंपाउंड्स को आपस में जोड़कर रखने का काम करते हैं, और ये दो कंपाउंड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन। ये कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड है जो आपस में जुड़ के एक लाइगेज की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट कोफैक्टर्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो एंजाइम्स हैं वो कैसे बने हुए होते हैं, वो सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनकर आपस में मिलते हैं, बट इसमें कुछ नॉन प्रोटीनस स्ट्रक्चर भी मिल जाते हैं जिसे हम कोफैक्टर्स बोलते हैं, और ये नॉन प्रोटीनस स्ट्रक्चर एंजाइम्स की जो एफिशिएंसी है उसको एक्टिव बनाने को और ज़्यादा एक्टिवनेस प्रदान करने का काम करते हैं। दैट मीन्स जो एंजाइम में वो बेसिकली किसके बने हुए, प्रोटीन्स के बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन प्रोटीनस स्ट्रक्चर भी उसमें ऐड हो जाते हैं जिन्हें हम कोफैक्टर्स बोलते हैं, और ये एंजाइम की जो प्रोसेस है, जो वर्क कैटलिस्ट की तरह जो प्रोसेस कर रहा है उसको इन्हेंस कर देते हैं। तो वाइल इन्हेंसिंग, ये क्या करते हैं, जब इन्हें इन्हेंस करते हैं तो जो वो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो मतलब दैट मीन्स जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरा एक कोफैक्टर अटैच है, और इस कोफैक्टर अटैच होने की वजह से ये जो इनका जो इन्हेंस यानी कि जो काम वो कर रहे थे, जो इंटेंसिटी है इनकी वो थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ गई है, और अब ये जो एंजाइम है इसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं। तो ये कोफैक्टर्स है, इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो डिफरेंस है बाय द एपो एंजाइम भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स के मिलकर बने हुए। तो एक्चुअली में कोफैक्टर्स हैं, अदर कोफैक्टर्स जितने जैसे कोएंजाइम हैं या मेटल्स हैं, जो अदर कोफैक्टर हैं उनसे प्रोस्थेटिक एंजाइम अलग होते हैं। क्यों, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो एपो एंजाइम के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बाउंड, जो भी वहाँ पे बॉन्ड्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है पेरोक्साइड का और कैटालेज, ये दो ऐसे प्रोस्थेटिक एंजाइम हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2 का यहाँ पर वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे H2O और O2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो हीम है दैट इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम से जुड़ता है और उसके वर्क को और इन्हेंस कर देता है। नेक्स्ट कुछ कोएंजाइम्स होते हैं, और कोएंजाइम्स और ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे भी आपको प्रीवियस बताया गया था कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वैसे ही जो कोएंजाइम्स है वो भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट ये कोएंजाइम्स पे ऑलवेज सिर्फ ये जो कोएंजाइम्स है वो एपो एंजाइम से सिर्फ उस टाइम जाके अटैच होते हैं जब जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस यानी कि जो रिएक्शन में एंजाइम का रोल स्टार्ट होता है, तब वो उस पर जाकर अटैच होते हैं और तब वो कैटलिस्ट की प्रोसेस को करते हैं। जैसे कि प्रोस्थेटिक एंजाइम है वो ऑलवेज उनके साथ अटैच होते हैं, लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक टाइट स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाते हैं। बट कोएंजाइम सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पे जब रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है उस टाइम आकर अटैच हो जाते हैं, इसलिए उसी वर्क पर पर्टिकुलर टाइम पे एसोसिएट होते हैं। कुछ जैसे कोएंजाइम्स हैं वो एज अ कोफैक्टर्स बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन है उसमें वर्क करते हैं। सम आर द केमिकल कंपाउंड्स आर कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड।
NAD या NADP, जो NAD या NADP है ये को एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। एंड को एंजाइम में ये इनमें क्या होता क्या है, वैसे इनमें जो विटामिन है वो नियाटिन विटामिन होता है, जिसकी वजह से ये एज अ को एंजाइम वर्क करता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एंजाइम, नेक्स्ट हम मेटल्स आयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो अपनी एक्टिविटी को करने के लिए मेटल्स आयन पे डिपेंड होते हैं, मतलब उन्हें कुछ मेटल्स आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ये मेटल्स आयन जब आके उनके साथ कोऑर्डिनेशन में बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं एट द एक्टिव साइड, दैट मीन्स एक्टिव साइड है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ सबस्ट्रेट है उसका एक्टिव साइड होता है। एक्टिव साइड से एक जो मेटल आयन्स है वो आके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं और ये फिर बहुत सारे एक्टिव साइट्स को आपस में जोड़ देते हैं और जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कुछ जैसे यहाँ पे जिंक का एग्जांपल दिया। जिंक एक ऐसा को फैक्टर है जो कि प्रोथेस्टिक एंजाइम्स के साथ जो कार्बोपेप्टिडाइडेज एंजाइम है इसको ऐड कर देता है, जिसकी वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है वो इन्हेंस हो जाती है। तो आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी कैटलिस्ट एक्टिविटी है जिसके लिए कोएंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोएंजाइम रिमूव कर दिए जाए तो उनका जो एक्टिवनेस है, जो एंजाइम का वर्क है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए जो ये एंजाइम है एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम।